नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान की विधानसभा में बजट पर बहस जारी है जो सोमवार और मंगलवार को भी रहेगी। सदस्य बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चिंता की बात होती है। मैंने एक दिन पहले भी ये बात कही थी और सदस्यों ने माना भी। धीरे धीरे जैसे सूर्य ढलने की ओर चलता है दिन, तो संख्या भी वैसे ही कम होती चली जाती है। हो सकता है सदस्यों की अपनी कुछ इच्छा है कि घर जाना है कुछ जल्दी है, लेकिन हाउस, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात इसी हाउस में ये चर्चा होती है कि पहले से बैठकें कम हो गई और बैठ के होते हैं तो सदस्य नहीं हो पाते हैं। तो एक तो मेरा मुद्दा आज ये होगा और दूसरा बजट जो भाषण पर बहस चल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेठानंद जी व्यास साहब हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पहली मर्तबा विधायक बन करके आए। अशोक कोठारी साहब हैं जिनसे एक दिन पहले भी हमने बात की थी। डूंगरराम गेदर साहब हैं और हमारे साथ बीएपी से थावर चंद जी हैं। सभी का स्वागत है। व्यास साहब, सदस्य बेशक पहली बार आप आए, लेकिन विधानसभा पहले भी आपने देखी। एक कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। ये मेरी पीड़ा है कि आप लोगों की भी पीड़ा है कि सदस्य बल काफी कम रहता है बहस के दौरान हाउस में? पहले बात तो मैं राजनीति में अभी 2.5 साल हुए आए हुए। सामाजिक कार्यकर्ता था पहले, मैं बीजेपी सपोर्टर था और 2.5 साल में बीजेपी में आए हुए मुझे, और मैं एमएलए बना हूँ। और लगभग मेरे हिसाब से संख्या रहती तो है, लेकिन कई बार कोई अपने मतलब लॉबी में आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं बैठता हूँ तो वहाँ मेरी आदत है गिनती करने की। तो 119 में से लगभग 110-12 तो रहते ही हैं लगभग सवेरे सवेरे। ऐसा मैंने गिनती की है लगभग। अभी मैं गिन के आया हूं तो करीब 50 विधायक के आसपास इस वक्त हाउस में मौजूद हैं। अगर अभी हम बात करें तो ये आज हमने उन विधायकों को चुना है जो पहली बार चुन करके आए हैं। कोठारी साहब, संख्या की बात जैसे मैंने कहा ना कि शुरू में होते हैं, प्रश्नकाल में होते हैं, शून्यकाल में होते हैं, बजट पे बहस शुरू होती है, या अभिभाषण ले लीजिए राज्यपाल का। धीरे 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 जैसे सूर्य ढलने की ओर चलता है तो वहां संख्या बल भी ढलती चली जाती है। सही है आप जो कह रहे हैं। सदन में उपस्थिति सुबह तो ठीक रहती है और दिन से कम होने लगती है, जबकि सदन में सभी सदन चलता है, सभी माननीय सदस्य को उपस्थित रहना चाहिए और पूरा भाग लेना चाहिए। अपने दायित्व कर्तव्य को अच्छे से निभाना चाहिए, अपने क्षेत्र के विषय को पूरा रखना चाहिए और एक जो बेस्ट कर सकते हैं हम, जिसके लिए हमें जनता ने विश्वास किया हमारे पर, वो हमारा एक जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना चाहिए। तो हम सदन में रहेंगे, सुनेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। इसी हाउस में एक अवार्ड भी हुआ करता था, पता नहीं अब इसे कंटिन्यू रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। उम्मीद तो है रखा जाना चाहिए कि अच्छे पार्लियामेंट्रियन यानी कि अच्छे विधायक का किसी भी पार्टी का हो सकता है, और वो पारदर्शिता मैंने इसमें देखी भी है कि अच्छा जो भी वक्ता रहा उसको मिला। कॉमरेड की बात कर रहे तो अमरा राम को भी मिला, राजेंद्र राठौड़ को भी मिला, नाथू सिंह गुर्जर को भी मिला। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं अलग अलग पार्टियों के जिन्हें यहाँ से अवार्ड मिला है, और उसकी वजह यही है कि उनकी परफॉर्मेंस। सीपी जोशी खुद जो स्पीकर रहे हैं उन्हें भी अवार्ड मिल चुका है, यहाँ पे जुबैर खान को मिल चुका है। तो ये कोई पार्टी की बंधन नहीं है। गेदर साहब, मैंने जैसे पहले भी कहा कि पहली मर्तबा के विधायक आज हमारे साथ में। हाउस की गरिमा संख्या से भी काफी रहती है, तो क्या लगता है आपको कि संख्या सफिशिएंट रहती है? वास्तव में ये चिंता का विषय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुबह सुबह जब हाउस चलता है उस टाइम पूरी यानी संख्या रहती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बोलते जाते हैं वैसे वैसे कुछ जाने लगते हैं और लगते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब हम लोग 20 साल संघर्ष करने के बाद जब विधानसभा में आते हैं और क्षेत्र में के लिए हम संघर्ष करते हैं कि भी हम लोग विधानसभा में जाके ये करेंगे, विधानसभा में जाके ये बोलेंगे, और क्योंकि विधानसभा के अंदर भी अभी हाउस भी बहुत कम समय तक रह रहा है, लगभग 30 दिन की 35 दिन की एवरेज है वो साल की आ रही है, तो लगभग 60 दिन की एवरेज है वो एक साल में आनी चाहिए। तो इस इतने कम एवरेज के अंदर भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति देनी चाहिए, और हमारी उपस्थिति और हमारे जैसे पर्सन लगाना है, चाहे तारांकित है, चाहे अतारांकित है, चाहे स्थगन है, चाहे 295 है, चाहे 131 है, इस टोटल में हमारी परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रहनी चाहिए ताकि क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हम लोग मजबूती से उठा सकें। थावर जी, क्या लगता आपको कि देखते हैं ये कोई बनावटी बात नहीं है, हम देख रहे हैं सुबह में बहुत अच्छी संख्या रहती है, शून्यकाल में बहुत अच्छी संख्या रहती है, जैसे जैसे अभिभाषण में पढ़ना शुरू होता है, और खासकर जैसे आज हम बात कर रहे हैं फ्राइडे को,
तो फ्राइडे में तो शाम होते होते वहां गिनती के लोग मिलते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले सत्र में बाकायदा दोनों तरफ के मुख्य सचेतकों को बोलना पड़ा और बुलाना पड़ा सदस्यों को लॉबी में से, हाउस में सदस्य नहीं होते। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम तो पहली बार चुन के आए हैं और हम इसकी महत्वता ये जानते हैं कि पूरे प्रदेश के 8 करोड़ लोगों में से 200 लोग यहाँ आकर बैठते हैं। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, कोई ज़िंदगी भर का संघर्ष करता तो कोई अल्प समय में यहाँ आता है। तो इसकी गरिमा होती है, हम हमारे क्षेत्र से चुन कर आते हैं, वहाँ की जनता ये देखती है कि हमारे लिए कोई बेहतर करेगा, हमारे लिए कोई बोलेगा, हमारे लिए कुछ करेगा। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की जो लॉबी है, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, वो पिछले 5 सालों पर आरोप लगाएंगे, पर आगे का विजन क्या है, हम क्या करना चाहिए, इस पर कम बोलेंगे और विपक्ष उनके बात करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सदन एक राजधर्म होता है, राजनीति के अंदर जो लोग आते हैं उनका धर्म होता है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क की बात करें। एक शिक्षक का धर्म होता है कि वो पढ़ाने पर एक बच्चे को समाज के भीतर अच्छा व्यक्तित्व बनाकर पेश करे, जिस प्रकार से डॉक्टर का धर्म होता है। लेकिन यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, ये बातें जो ज़्यादा चलती हैं, इससे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर काम की बातें कम और दूसरी बातें ज़्यादा होती हैं। तो धीरे धीरे उनका वो लोग पीछे खिसकते हैं। ठीक है, ये तो रोज़ की लड़ाई है, रोज़ की बातें। मैं जहाँ तक समझता हूँ पवित्र सदन है जहाँ पर बात मुद्दों की होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने देखा जब से जर्नलिज्म 1997 में मैं आया यहाँ जयपुर में, तो हवा महल के पास टाउन हॉल में विधानसभा जब चला करती थी तो भैरव सिंह शेखावत का एज ए चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन में बैठे हुए भी देखा। एंटर होते थे जब हाउस चलता था तब, और जब खत्म हो जाता था हाउस, वहां पे हमने रात को 12-12 बजे भी कवरेज की है और तब तक भैरव सिंह शेखावत को हमने बैठे हुए देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि सदन की गरिमा में एक ये बड़ा जो रोल प्ले करते हैं सीनियर लीडर्स का भी होना बहुत जरूरी है। वो चले जाते हैं दूसरे कामों से। भाई 20 दिन अगर हाउस चलता है तो 20 दिन आप दूसरी जगह मत जाइए। मैं देखता हूं कि इस पूरे सत्र में वसुंधरा जी नहीं है, अशोक गहलोत साहब नहीं है, सचिन पायलट 1-2 बार आए हैं। मुख्यमंत्री बजट की जिस दिन पढ़ा गया उस दिन थे, उसके बाद में गुरुवार को शाम को कुछ देर के लिए आए। तो सीनियर लीडर का काफी फर्क पड़ता है। अगर वो होते हैं तो हाउस की गरिमा भी होती है, सदस्य संख्या भी होती है, उनका भी होना बहुत जरूरी है। क्यों मैं ये इस वजह से अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, मैंने कई सदस्यों से बात भी की तो दबी जुबान में यही कहते हैं कि सीनियर लीडर्स को होना चाहिए हाउस में। जेठानंद जी, लगता है आपको कि सीनियर लीडर्स अगर होते हैं घर तो उसका भी एक असर हो सकता है संख्या पे, एक जो गरिमा है उसका एक डेकोरम होता है। मैंने अभी अंदर से आया हूँ मैं, हमारे सीनियर लीडर अधिकतर तो बैठे ही हैं। ये नहीं कह रहा मैं, बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं कह रहा हूं मैं वो जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि सीनियर लीडर हो अगर हाउस के अंदर तो उससे उसका हाउस का और अच्छा डेकोरम होता है, अच्छा डेकोरम होता है। ये तो बात सही है आपकी। जब सीनियर लीडर बैठे रहते हैं तो नए जो आते हैं उनको भी थोड़ा संकोच होता है कि हमारे नेता बैठे हैं तो हमें भी बैठना चाहिए, तो ऐसा संकोच होता है। ये आपकी बात सही है और लगभग बैठे भी रहते हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं बैठते हैं। तो कुछ जो होते हैं कि नहीं काम होता है तो वो जाते भी है लेकिन वापस आते भी हैं, आना जाना रहता है। लेकिन लगभग मैंने देखा है सीनियर लीडर हमारे रहते ही हैं लगभग। पर आपको लगता है कि बैठना चाहिए, कोई भी हो चाहे किसी भी पार्टी का हो? हाँ। किसी पार्टी का हो उसको बैठना चाहिए, बात सही है। क्योंकि किसी भी पार्टी के जो नए आते हैं एमएलए बन के, मैंने बताया उनको संकोच होता है कि हमारे नेता बैठे हमें बैठना चाहिए। कई बार सीनियर लीडर जो कह भी सकते हैं कि भाई हम बैठे आप क्यों जा रहे हो, ऐसे भी उनको लगता है। तो इसलिए सीनियर लीडर बैठना चाहिए और हाउस में अच्छी संख्या रहनी चाहिए। अच्छी संख्या रहने से हाउस का डेकोरम बना रहता है, इसलिए हम इसके पक्ष में। और मैं भी जब से यहाँ आया हूँ तो मेरे हिसाब से मैं पूरे समय यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल निश्चय। मैं कोठारी साहब को देखा, आपको देखा, गेदर साहब को देखा, थावरचंद जी को देखा। हमने चॉइस आज जो हमारी रही वो ऐसे नेताओं को हम चाह रहे थे, विधायकों को चाह रहे जो वाकई हाउस में पूरा टाइम भी देते हैं। मैंने देखा आपका बोलने का वक्त है तो भी आप बैठे हैं, नहीं है तो भी बैठे हुए हैं। उससे होता यह है कि साथियों का एक उत्साह होता है और एक सीखने की जो चीजें होती हैं। कुछ सीनियर लीडर से वास्तव में किसी भी दल का हो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए और बोलने का एक जो उनका एक्सपीरियंस है वो अगर यहाँ शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी जो विधायक हैं उन्हें उनका बेनिफिट मिलेगा। अशोक जी, लगता है कि कुछ सीनियर लीडर्स का भी अभाव रहने की वजह से भी थोड़ा सा ये संख्या कम होती है और अगर उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए वो बोलें, अवसर नहीं मिले तो भी उनको बोलने देना चाहिए ताकि उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा।
सही कह रहे हैं ये भी आप। सीनियर लीडर्स कम ही दिखे हमें सदन में हमेशा ही, चाहे दोनों पार्टी से दिखे अपन ने। तो सीएम साहब आते हैं, कभी आते हैं, कालीचरण जी सराफ बैठते हैं, राजेंद्र जी पारिक जी बैठते हैं। और ये सीनियर लीडर्स का होना, उनकी प्रतिभा और अनुभव का, जो हम लोग नए सदस्य आए उनको सुनने का, उनसे समझने का एक अवसर मिलता है। और साथ भी हमारा सबका एक बड़ा दायित्व लेकर आते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जनता ने आपको चुना है, विश्वास किया है, तो प्रदेश की जनता की सुरक्षा हो, विकास हो और उनका कल्याण हो। कल्याण तब होता है कि जब प्रेम बढ़ता है, अच्छी पॉलिसी आती है तब बढ़ता है। तो हम सब लोग एक अच्छी पॉलिसी के निर्माण के लिए बैठते हैं, अच्छी पॉलिसियाँ बने। सरकार ने पिछले 2 साल में कुछ पॉलिसी अच्छी बनाई है। जैसे हम कहेंगे टेक्सटाइल ट्रिप्स की 2024 की पॉलिसी भी अच्छी थी। उसके साथ अभी रिको का जो भी एक्ट आया था उसके अंदर भी परिवर्तन करना, कई पॉलिसियाँ अच्छी बनी है, पर और काफ़ी आवश्यक है। रेत बजरी नीति 2024 बनाई थी पर उसको लागू नहीं कर पाए। 4 जिले जो हमारे जो जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा और सवाई माधोपुर, उसमें तो अच्छी पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भाव था कि मैं जनता को 250 रुपये टन में रेत देंगे हम, और उसी के बैच पे पॉलिसी बनी। पहले एक ही बजरी की लीज अलॉट होती थी, अब की बार 255 अलॉट की, उसके बाद भी उस पॉलिसी को लागू नहीं करा पाया। तो ये सरकार का है, जिम्मेदारी है कि उसको पॉलिसी को लागू करवाना। और उस पॉलिसी को अगर लागू होती तो आज जो एक्सीडेंट का होना, गैंगवार का होना, चाहे जनता को इतनी महंगी रेत का मिलना, उसके साथ भी कई पॉलिसियां मैं आपको और बताऊं। जैसे एक ट्रांसफर पॉलिसी है, शिक्षा को लेकर। मैं वापस आ रहा हूं सर, एक बस मैं इस सवाल पे ले लूं, मैं वापस आप लोगों के पास आऊंगा। गैदर साहब, ये माना जाता है कि अगर सीनियर लीडर हों, कई बार ये चर्चा आती है, तो उससे हाउस का डेकोरम भी रहे और कुछ सीखने को भी मिले। वो अगर टोके भी अगर किसी भी दल का हो तो उसका एक बेनिफिट मिलता है, तो उसका कहीं अभाव है अभी हाउस में? देखो, सीनियर लीडर की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और उस हिसाब से हालांकि आते ही हैं। टीकाराम जिजुला जी लगातार बैठते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी आते हैं, राजेंद्र हमारे पारिक साहब आते हैं, तो ये सब लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बाकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। देखो, इसके बारे में ज़्यादा उनके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिर भी यदि वो होते हैं तो और ज़्यादा सदन है वो ठीक चलता है। लेकिन सदन को चलाने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होती है। तो वो यदि जिस तरह से चलाएंगे, जिस तरह से वो सिस्टम बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे, वैसे है वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। जी थावर जी, संख्या के बाद में हम बात करेंगे सीनियर लीडर्स के रुकने की, आने की, नहीं आने की, तो इसका कुछ असर होता है? जी, असर होता है। हम जैसे विधायक नए हैं, हमारे को 2 साल का अनुभव है। यदि कोई 20 साल के अनुभव वाला व्यक्ति बैठा है और वो बोलता है तो हम गौर से सुनेंगे, क्योंकि 20 साल का अनुभव व्यक्ति जिसके पास है वो बहुत बेहतर तरीके से प्रदेश को जानता है, इस सदन को जानता है, सदन के नियम और कायदों को जानता है। तो हम अगर उनको सुनेंगे। दूसरी बात, हम जो नए सदस्य हैं वो एक अपेक्षा करते हैं कि जो जिम्मेदार पदों पर लोग हैं वो अगर हो और हम हाउस में बोल रहे हैं, हमें लगता है कि सरकार सुन रही है, और सरकार सुन रही है तो उसके सामने हम प्रभावी तरीके से अपनी बात जनता के हित में रख रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप इस सदन को छोड़कर अगर ऑफिसों में बैठोगे और कागजों में देखोगे तो पता कैसे लगेगा कि कौन से क्षेत्र की कौन सी भावना इस सदन के अंदर प्रकट हो रही है। तो इसलिए बैठना बहुत आवश्यक है। जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जनता 200 मान्य विधायकों को चुन करके भेजी 8 करोड़ पब्लिक में से, और ये सौभाग्यशाली हैं। चुनाव कितने लोग लड़ते हैं, लेकिन हर आदमी नहीं जीत पाता। एक सीट से कहीं 2 भी हो सकते हैं और कहीं 20 भी हो सकते हैं, लेकिन चुन करके वो है जिसे जनता चाहती है, और जनता की अपेक्षा होती है कि मेरे मुद्दों पे वो खरा उतरे, और कोशिश भी ये होनी भी चाहिए। मैं जेठानंद जी, आप सक्रिय पहले रहे, आप स्वयं सेवक के नाते या फिर आप सोशल एक्टिविस्ट के नाते, लेकिन चलिए राजनीति में, राजनीति की समाज सारी चीज़ें हम सभी लोग जानते हैं, या पार्टी लाइन से अलग हट करके कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि पार्टी का बंधन उसमें नहीं होता है। वो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि 295 पर्ची और स्थगन में तो दिखाई देता है, लेकिन बाकी जब अवसर होते हैं तो वो गौण हो जाते हैं। तो लगता है आपको कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे पार्टी लाइन की छाप नहीं होनी चाहिए, पार्टी लाइन से अलग हट के भी उठाना चाहिए उन्हें? हम जितने भी मुद्दे उठाते हैं वो जनता की भावनाओं के रूप में उठाते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी या पक्ष का हो चाहे न हो चाहे न हो। हम जो उठाते हैं मुद्दा, वो जनता की भावना क्या है, जनता क्या चाहती है, उसके अनुरूप मुद्दे उठाते हैं। उसके लिए हो सकता है कई बार ऐसे मुद्दे भी आते हैं
जो हमारी सरकार के विरुद्ध भी हो सकते हैं। लेकिन जनता ने हमें जिताया है, पार्टी ने टिकट दी है और हमारी पार्टी भी चाहती है कि हमारे जो एमएलए है उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव रहे, वो अपने जनता की बात सुने जनता के लिए। इसीलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी ये तय किया कि हमारे 200 विधायकों के लिए किया वैसे तो, कि हर एक विधायक अपने क्षेत्र में सरकारी बिल्डिंग में जन सुनवाई केंद्र खोलेगा और उसके लिए अपने विधायक कोटे में से 10 लाख रुपए खर्च भी कर सकता है उसकी सुविधा के लिए, जो आते हैं उनके लिए। तो मेरे हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इस विधानसभा के 200 विधायकों में से सबसे पहले मैंने जन सुनवाई केंद्र खोला है बीकानेर में और वो लगातार अच्छा चल रहा है मेरा। वहाँ मैंने व्यवस्था भी की है। एक व्यवस्था ऐसी की है कि एक हमारा कार्यकर्ता जो बैठा रहता है, जिसके पास रजिस्टर होता है और जो भी 10 बजे शाम को 6 बजे बैठता है, मेरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति आता है, वो अपनी कंप्लेंट लिखाता है और उस कंप्लेंट को वो कार्यकर्ता नोट करके अधिकारियों को कहता है और उसको बराबर फॉलो करता है। अगर वो ऐसा अधिकारी नहीं करता है तो यहाँ आके अधिकारी की भी बात करते हैं, सीएम साहब से भी करते हैं। कई बार मैंने तो पिछली बार विधानसभा पर्ची के माध्यम से बोला मैं, तो उस समय हो सकता है मेरे सरकार के खिलाफ भी हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि हम जनता के लिए हैं यहाँ और जनता की भावना में हम रखेंगे तो हमारी सरकार उस पर विचार करेगी। तो इसलिए हम बराबर यहाँ बात रखते हैं अपनी। बहुत अच्छी बात है, होनी भी यही चाहिए, क्योंकि देखिए पार्टी का टिकट है, जीते हैं आप, लेकिन जनता जिसने वोट दी है वो उस बंधन में नहीं है, उन्होंने गोपनीय वोट दिया, वो आपको अपना नेता मानती हैं। कोठारी साहब, पार्टी के बंधन से अलग हटके कुछ दिखता है? सही कह रहे हैं योगेश जी, सही कह रहे हैं आप। अगर जनप्रतिनिधि का दायित्व है जनता के जो भी विषय है वो उस सदन में निष्पक्ष रहकर उठाए, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हो चाहे वो प्रतिपक्ष से हो, और दोनों विषय में हो तो उनको निष्पक्ष रख के रहना चाहिए। सत्ता पक्ष में बैठने वाले सदस्यों को भी और सरकार को भी, प्रतिपक्ष वाले कोई भी विषय को उठाते हैं, अगर वो विषय सही है तो उनको सुनना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि हम सभी चीज़ें तो हम तक नहीं पहुंच पाते, हम नहीं पूछ पाते। तो अगर प्रतिपक्ष भी कोई विषय को लेकर आता है, पर हमने ये देखा है सदन में ये गरिमाएं थोड़ी कम होती जाती है कि सत्ता पक्ष वाले या प्रतिपक्ष वाले दोनों एक दूसरे की कमी को ज़्यादा कहेंगे, जबकि उनको कमी को दिखाना भी इसीलिए चाहिए कि उसको सही करने के लिए सत्ता पक्ष को स्वीकार करना चाहिए और कमी वही दिखानी चाहिए जो कमी है, और अच्छी चीज़ हो तो अच्छी चीज़ भी कहनी चाहिए, चाहे वो ना विपक्ष में बैठने वाले को भी। तो एक निष्पक्ष रहकर आपने एक बात कही, कमी हो तो वो भी बतानी चाहिए और तारीफ करनी चाहिए अगर कोई सरकार ने अच्छा काम भी किया। आपको लगता है 2.5 साल हो गए लगभग, और मुझे लग रहा है ये 5वां सत्र है शायद ये, तो पूर्ववर्ती सरकार ने कोई काम ऐसा किया हो या फिर उससे पहले की सरकार के लिए कोई कांग्रेस कैसे कि आज की सरकार, देखिए कोई भी सरकार, मेरा तो मानना है कि लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, चुनी होती है जनता, कुछ तो अच्छा करती होंगी जितना पैसा लगाते हैं, पर कई एक दूसरे की तारीफ सुनते हैं आप यहाँ पे? तारीफ बहुत कम सुनने को मिलती है, बहुत कम, और होना चाहिए क्योंकि पिछली सरकार ने भी कई चीज़ें अच्छी की होगी। हम तो पहली बार जब हम राज्यपाल अभिभाषण पर बोले तो पिछली सरकार के माननीय अशोक जी गहलोत साहब को भी हमने आभार व्यक्त किया कि उन्होंने गौशालाओं का अनुदान बढ़ाया। साथ में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी प्रदेश के, वो उन्होंने भी गौमाता के लिए किया। तो दोनों के प्रति जो बेस्ट हो वो कहना चाहिए, उसके प्रति एक और मोटिवेशन मिलता है और उसके प्रति एक कार्य करने की एक और अच्छी स्थिति बनती है। तो निष्पक्ष रह के, कमी बताए तो नाराज नहीं होना चाहिए और अच्छा ही बताए तो उसके लिए एक उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि किसी की भी एक अच्छी बात कहने से विकास होता है। तो मेरा अपना मानना है कि निष्पक्ष होके, और ये सभी जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और बहुत अच्छे से। अब पूरी 8 करोड़ की जनता, और जनता के लिए आप चुने गए यार, आपको विश्वास किया है तो उनके विश्वास को पूरा करना चाहिए, खरा उतरना चाहिए और गरिमा और गौरव को बढ़ाना चाहिए, और साथ साथ सभी दोनों दल के सदस्यों को उपस्थित भी रहना चाहिए। अच्छी पॉलिसियाँ, जो मैंने आपको कह रहा था ना, अच्छी पॉलिसी जिसमें हम आपने कहा था बीने कि शिक्षा के ऊपर भी ट्रांसफर की, जो करीब 2,42,000 शिक्षक। मैं सर पॉलिसी पे आ रहा हूँ, बस एक बार मैं थावर जी का रुख करना चाहूंगा। थावर जी, पार्टी लाइन से अलग हट करके देखिए, ये तो भरोसा हमारा है कि हर सरकार कुछ ना कुछ तो लोक कल्याणकारी का काम करती है, जनता ने उसे चुना, इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन यहाँ उसमें सुनते हैं कि एक पार्टी दूसरी की कुछ अच्छी चीजों को बता भी सके।
जी बताना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी लाइन से हटकर पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन वोट जनता देती है और जनता ही हमारा सब कुछ है। और जनता की जो मांगे हैं वो सरकार के सामने निष्पक्ष बोलनी चाहिए, ऐसी झूठी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए और जो सच है उसको कहना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई काम हो जिसके लिए धन्यवाद देना चाहिए तो धन्यवाद भी देना चाहिए। और ऐसे अभी पिछली सरकार और अभी सरकार एक दूसरे के आपस में बुराई ही करोगे तो समाधान कब करोगे? आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय जिस इलाके के अंदर, जैसे आदिवासी अंचल से आते हैं हम लोग, तो आज हम दुनिया चांद पे पहुंचने की बात करती है, डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो ये सारे जो डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो हमारे वहाँ पे आज भी बच्चे पहाड़ों के ऊपर परीक्षा दे रहे हैं। इसके समाधान की बात ये वो सरकार कहेगी हमारे टाइम में ऐसा ऐसा किया, हमने ऐसा किया। समाधान अभी क्या होगा इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक और मैं सवाल आपसे करूंगा। एक चीज आ रही है यहाँ पे, एक स्थगन प्रस्ताव के जरिए भी आई, चुनावा जो जनप्रतिनिधि है किसी भी पार्टी का हो, ये कहा जाता है कि शासकीय दल का जो नेता होता है उसे तो बुला लिया जाता है और चुने प्रतिनिधि को अवॉइड कर दिया। पिछली बार भी ये बात आई थी गहलोत साहब के टाइम पे, भजनलाल जी के टाइम पे भी आ रही है ये बात। बिल्कुल सच है। कहीं जगह देखा गया और हमारे कहीं विधानसभाओं में अंदर हो रहा है। ये सीधा साधा अपमान लोकतंत्र का है, उस मतदाता का है जिन्होंने चुनकर लोकतंत्र के अंदर इस पवित्र मंदिर का हिस्सा बनाकर यहाँ भेजा है। और ये जो सरकारें कर रही हैं वो जन भावना के विरुद्ध काम कर रही हैं। ऐसे अधिकारियों पे भी एक्शन होना चाहिए जो इस तरीके के लोगों को उद्घाटन है या पट्टिका में नाम है, इस तरह का विवाद सब जगह। बीजेपी की सरकार कहेगी कांग्रेस के समय भी ऐसा होता था, तो आप क्या बदलाव करना चाहते हो? आपके समय में बदलाव करो तो दूसरों के ऊपर ढोलते रहेंगे क्या हम हर बार कि 5 साल उसने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। बदले की भावना ही चलती रहेगी तो खत्म कब होगा? इसीलिए इसको खत्म किया जाना चाहिए। गैदर साहब, आपसे मेरे 2 सवाल होंगे। एक तो यही सवाल है कि पार्टी लाइन से अलग हट करके, पूर्ववर्ती आपकी 5 साल की सरकार रही, भजनलाल जी के करीब 2.25-2.5 साल की सरकार हो गई है, ये तीसरा बजट सत्र चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लगता है आपको कि कुछ चीज़ें जो तारीफ करने की होती हैं सरकारों की तारीफ भी करनी चाहिए? देखो, जहाँ तारीफ करने की चीज़ होती है, जहाँ वो अच्छा करते हैं वो करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा कुछ करे तो सही जिससे कोई उनकी तारीफ हो। सारी की सारी जो योजनाएं अशोक गहलोत साहब ने लागू की थी, उन योजनाओं के नाम बदल दिए, उनको ख़त्म कर दिया, उनको कंडम करने का काम किया। अभी बताओ, बजट के अंदर एक कॉलेज पूरे स्टेट को दिया है, इससे ज़्यादा बुरी बात राजस्थान के लिए क्या हो सकती है? एक कॉलेज पूरे राजस्थान में, क्या इससे पहले भी 50 सालों के अंदर ऐसा बजट आया होगा कि पूरे राजस्थान में एक ही कॉलेज एक बजट के अंदर मिला होगा? मेरे ख्याल में तो ऐसा बजट इससे पहले कभी नहीं आया होगा। घोषणाएं होती है बहुत सारी, एक कृषि कॉलेज, एक दूसरा कॉलेज दिया है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपने बजट को कम कर दिया, आपने और जो सारे के सारे क्षेत्र हैं उनके अंदर बजट को कम कर दिया। यानी गलत जो आंकड़े हैं वो पेश किए जा रहे हैं। 31 दिसंबर की जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट इनकी छपी है उसके अंदर आप लोगों ने 12 लाख और 12.92 लाख महिलाओं को है वो लखपति दीदी बनाने का जिक्र आपने किया है। और वही जब आपने 2 साल की रिपोर्ट 1 महीने के बाद 2026 को जब 2 साल का रिपोर्ट कार्ड आपने छापा, उसके अंदर आप लोगों ने 15 लाख उसको दिखा दिया। तो ये 15 लाख और 15.95 लाख का दिखा लिया। तो बताओ, 1 महीने के अंदर आप 3 लाख लखपति दीदी है वो ज़्यादा बढ़ा पाए? ये कौन सा आंकड़ा है, कहाँ से लेकर के आए? इसी तरह से और भी बहुत सारे इनकी खुद की किताबों के छपे हुए जो आंकड़े हैं वो इनके मेल नहीं खा रहे हैं। 2024-25 के अंदर आर्थिक समीक्षा आपने छापी, 2025-26 की आर्थिक समीक्षा आपने छापी, और 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा आपने छापी उस समय आपने कहा कि भाई 2022-23 के अंदर जो सरकार अशोक गहलोत साहब की थी तब 17% है वो ग्रोथ हुई, उसके बाद 13% है ग्रोथ हुई, और उसके बाद ग्रोथ बढ़ करके 25-26 के अंदर 24-25 के अंदर ग्रोथ घट करके है वो आपकी 12 आ गई, और अब की बार वही जीएसडीपी की ग्रोथ है वो घट करके 10% हो गई। तो ये तो आपके खुद के आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। आपने खुद ने तो आर्थिक समीक्षा 2024-25, 25-26 पढ़ करके दे लेना, 26-23 भी आ गई, उसको पढ़ करके दे लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इनके खुद के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इन्होंने किस तरह की प्रोग्रेस है वो राजस्थान के अंदर की है। तो यदि ऐसा कोई काम करे जिससे
बढ़ाई की बात हो उनको तो वैसे करते हैं, लेकिन ऐसा कर भी नहीं पा रहे। हालात साहब राजस्थान प्रदेश के अंदर आज ये हैं कि जो पीएचडी के फिल्टर हैं वो इनसे साफ नहीं हो रहे हैं। हालात ये है क्षेत्र के अंदर है कि जो पानी के लीकेज को निकालने के लिए जो सॉकेट आता है 20 रुपए का, वो पूरे इनसे नहीं हो पा रहे हैं। वो यदि 10 मांगे जाते हैं तो 2 विभाग है वो देता है। ये हालात है। तो इन गेदर साहब हालातों कुछ से तो अच्छे कैसे काम, सुधरोगे? कुछ भी अच्छे भी काम हो रहे होंगे, उनकी कोई तारीफ करता है? कौन से अच्छे काम जब लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा। आज ये बताओ, हम लोग जीएसडीपी सबसे बड़ा जो खेल है ना वो जीडीपी का है, और इस पे जरूरी है इस पे आप इसका चैनल के माध्यम से बात करना कि जीडीपी का खेल किया जा रहा है कि हम लोगों ने इतनी हमारी जीडीपी बढ़ गई। जो भारत सरकार के जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 100 लोगों के पास यानी 4.5% पैसा है, और आपका 1300 लोगों के पास 8.5% पैसा है, और सारा का सारा यानी 65% जो रुपया है वो आपका मात्र 10% लोगों के पास है। तो 90% लोगों के पास 90% संपत्ति, 90% लोगों के पास 35% संपत्ति है देश की। इसको कौन सी आप समीक्षा कहेंगे बताओ? यदि आप ऑल ओवर करेंगे, मैंने कल विधानसभा के अंदर कहा भी, एक व्यक्ति का एक पैर बर्फ की सिल्ली पर रख दिया जावे और एक पैर आग के अंगारों पर रख दिया जावे और उससे कहे कि औसत स्थिति तो ठीक है, तो क्या वो व्यक्ति बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। यही हालात देश राजस्थान के और देश के आर्थिक आंकड़ों के। तो चले, हमने आज रिक्वेस्ट की, उन विधायकों को चुना जो पहली बार राजस्थान विधानसभा में चुन करके आए हैं, और उनसे आग्रह किया है, उनसे जानना चाहे कि हाउस में संख्या बल जितना होना चाहिए वो कम क्यों हो जाता है दोपहर बाद में, और उसके अलावा पार्टी लाइन से अलग हट करके भी जो बात की जानी चाहिए उस पर क्या मानते हैं। सीनियर लीडर्स को लेकर के भी इन्हें चर्चा की। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।